जीव विकास की व्याख्या के संबंध में सबसे पहले वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त करने वाला सिद्धांत है। यानी देखिए, इवोल्यूशन के बारे में वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त करने वाला सिद्धांत कौन है? ऑप्शन ए डार्विनवाद, ऑप्शन बी लमार्कवाद। तो देखिए, डार्विनवाद और लमार्कवाद दोनों यह सिद्धांत थे जिनको वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है इवोल्यूशन के क्षेत्र में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो देखते हैं 70 का आंसर सी होता है। ठीक, अब देखते हैं 71। देखिए दोस्तों, यह क्लास 10 आनुवांशिकता एवं जैव विविधता की जैव विकास की यह पार्ट 3 लेक्चर है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से 70 से पहले क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब देखते हैं 71 क्वेश्चन। देखिए 71 क्या कहता है। 71 कह रहा है, लमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ का प्रयोग किया था। देखिए, एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो चूहे की पूंछ के प्रयोग किए थे, इनको जानना है। यह लमार्कवाद के खंडन करने वाले यानी लमार्कवाद के खंडन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो वो कौन थे जिन्होंने चूहे की पूंछ प्रयोग किया था? तो उनका नाम वाइसमान था। क्या था? वाइसमान था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म में कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उनके रिलेटेड। तो देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म में रेप्टिलिया एवं एविज दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म में रेप्टिलिया एवं एविज दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो 72 का हमारा ए नंबर आंसर हो जाता है। 73 को देखते हैं। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। यानी कोई जीवाश्म है, यानी जीव का अंश है। मान लीजिए आपको कोई किसी जीव का हड्डी मिल गया, तो कितनी पुराना है इसकी निर्धारण आप कैसे कीजिएगा। तो देखिए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण से यह पता चलता है कि कोई जीवाश्म की आयु कितनी पुरानी है, यानी उसकी आयु क्या है। ठीक, तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण से किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो हमारा आंसर बी सही हो जाता है। अब देखते हैं हम 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में इसके जबड़े में दांत तथा उंगली में नख थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में कि उसके जबड़े में दांत तथा उंगली में नख थे। अब देखते हैं हम 75 नंबर क्वेश्चन कि जीवाश्म की आयु की गणना की आधुनिक विधि नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं कि आधुनिक विधि नहीं है, आधुनिक विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि रेडियो कार्बन डेटिंग। तो यह आधुनिक विधि है किसी भी जीवाश्म की आयु को गणना करने के लिए कि वह कितना पुराना है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो यह है आधुनिक विधि है। समान गुण वाले अन्य जीव की आयु। देखिए, कह रहा है कि दो जीव को ले लीजिए जिनमें समान गुण है, और इसे यह पता चल जाएगा कि यह जो पहला जीव है इसकी आयु कितना है दूसरे जीव को देखकर। तो ऐसा संभव नहीं है। तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाता है कि यह आधुनिक विधि नहीं है, यानी समान गुण वाले अन्य जीव को देखकर किसी जीव का आयु का पता आप नहीं लगा सकते हैं। अब देखते हैं हम 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हुए भी कार्य में असमानता दर्शाते हैं, तो उसे क्या कहिएगा। देखिए, यह रचना यानी स्ट्रक्चर और उत्पत्ति उनकी जो है ओरिजिन है, यह समान है। रचना और उत्पत्ति दोनों क्या है, समान है, लेकिन कार्य में असमानता पाया जाता है। तो इसे आप क्या कहिएगा, तो वो समजात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। रचना और उत्पत्ति यानी स्ट्रक्चर एवं ओरिजिन दोनों समान होते हैं, लेकिन कार्य भिन्न होती है, उसे समजात अंग कहते हैं। तो 76 का हमारा हो जाता है ए नंबर। अब देखते हैं 77 नंबर। 77 है कि वैसे अंग जो
रचना और उत्पत्ति में समान नहीं होते हैं। देखिए उसमें रचना और उत्पत्ति यानी स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दोनों समान थे, लेकिन स्ट्रक्चर और उत्पत्ति इन क्वेश्चन में दोनों समान नहीं है, परंतु कार्य समान है। तो इसे क्या कहिएगा? तो इसे समरूप कहते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में समरूप कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दोनों समान नहीं होते हैं, परंतु कार्य समान होते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो देखिए संतान का लिंग निर्धारण जो होता है पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि पिता के शरीर में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और माँ में तो केवल एक्स और एक्स पाया जाता है। तो लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता पर। पिता के शरीर से यदि एक्स जाता है तो स्त्री का जन्म होता है, और पिता के गुणसूत्र से यदि वाई क्रोमोसोम जाते हैं तो मेल यानी पुरुष का विकास होता है। देखते हैं अब 79 नंबर क्वेश्चन। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो देखिए संतान का रुधिर वर्ग जो होता है वह माता पिता के रुधिर पर निर्भर करता है, यानी संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा ये किस पर निर्भर कर रहा है? उनके माता पिता के रुधिर पर निर्भर करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब देखते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन। अगर संतान को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो उसका लिंग होगा, यानी पिता से क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है, तो माँ से हमेशा एक्स मिलता है और पिता से भी एक्स मिल रहा है, यानी यह संतान जो होगा वो स्त्री होगी। कैसी होगी? स्त्री, यानी बच्ची का जन्म होगा। ठीक, अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल अकार्बनिक अणु से हुई है, ये बताने वाला वैज्ञानिक है। यानी कौन वैज्ञानिक बताए थे कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जो है सरल अकार्बनिक अणु से हुई है? तो वैज्ञानिक थे जेबीएस हॉल्डेन। जेबीएस हॉल्डेन ने बताया था कि सरल अकार्बनिक अणु से जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है, जेबीएस हॉल्डेन। ठीक, तो 81 का हमारा ए नंबर क्वेश्चन हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अब देखते हैं 82 नंबर। जंगली गोभी में किस सब्जी का विकास किया गया? जंगली गोभी से किस सब्जी का विकास किया गया? तो देखिए जंगली गोभी से ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, यानी इन सभी सब्जी का विकास किया गया है जंगली गोभी से। कौन कौन? ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी। ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है जीव के जटिल अंग की उत्पत्ति हुई है, यानी जीव की जटिल अंग की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो क्रमिक विकास से हुई है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है, क्रमिक विकास से जीव की जटिल अंगों की उत्पत्ति हुई है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास के अध्ययन के साधन है, यानी मानव का विकास कैसे हुआ है इसके अध्ययन का साधन क्या है ऑप्शन के हिसाब से? तो उत्खनन यह भी है, जीवाश्म अध्ययन एवं डीएनए निर्धारण, इससे भी मानव विकास के अध्ययन में सहायता मिलती है। समय निर्धारण भी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, ये सभी जो है वो मानव विकास के अध्ययन के साधन हैं। तो 84 का हमारा डी नंबर को आंसर हो जाता है। 85 देखते हैं कि मेंडल का प्रथम नियम है। तो देखिए मेंडल का प्रथम नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम वह मेंडल का प्रथम नियम होता है, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखते हैं हम 86 नंबर, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता यानी जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 86 का ए हो जाता है। 87 देखते हैं कि जीवाश्म विज्ञान है, यानी जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। 87 का ए नंबर हो जाता है। अब देखते हैं हम 88 नंबर। देखिए 88 नंबर है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है?
तो देखिए मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है पिता के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 89 नंबर है, निम्नलिखित में सरीसृप वर्ग का प्राणी था। तो देखिए डायनासोर जो है वह सरीसृप वर्ग का प्राणी था, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है 89 का। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है सॉरी 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरीसृप एवं स्तनधारियों का योजक करी कहा जाता है, यानी सरीसृप और स्तनधारी का योजक करी इनमें से किसको कहा जाता है। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं कि सरीसृप और स्तनधारी के योजक करी डॉकबिल प्लेटिक्स को कहा जाता है, प्लेटिप्स को कहा जाता है, डॉकबिल प्लेटिप्स को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है। सरीसृप और स्तनधारी के बीच के योजक करी कौन है, डॉकबिल प्लेटिप्स। अब देखते हैं हम 91, घोड़े का सबसे पहला पूर्वज था। तो देखिए घोड़े का सबसे पहला पूर्वज तो था यूहिप्स था, यूहिप्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यूहिप्स घोड़ा का सबसे पहला पूर्वज था। अब देखते हैं हम 92, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र होता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है, डीएनए में होता है। देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक, सूचना तंत्र कहाँ पूछा है, कहाँ होता है, तो सूचना तंत्र डीएनए में होता है। तो 92 का हमारा बी नंबर सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और क्लास 10 की सभी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर उपलब्ध है, आप आसानी से उसे देख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है, यानी मेंडल के कारक को किस नाम से जाना जाता है, तो जीन के नाम से जाना जाता है। जो मेंडल के फैक्टर थे वह जीन थे, क्या थे, जीन थे। मेंडल के फैक्टर क्या थे, जीन थे। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था, यानी प्रस्तुत उन्होंने किया था जीन शब्द का, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स ऑल्सो नोन एज ग्रेगर जॉन मेंडल। 95 का हमारा बी आंसर हो जाता है। अब देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो देखिए पुरुष में जो होता है एक्स वाई, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं, जबकि पूछा है स्त्री में, तो स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एक्स एक्स महिला में। देखिए स्त्री पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। स्त्री में कौन लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो एक्स एक्स होते हैं। 96 का हमारा ऑप्शन 20 सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम 90+ क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।